कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कुछ लोग दुनिया में आते ही इसलिए हैं ताकि वो कुछ ऐसा कर जाएं जिसे आने वाले तमाम सालों तक दुनिया याद रखे। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है जयप्रकाश नारायण। तमाम लोग जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। जेपी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता होने के साथ साथ बहुत बड़े देशभक्त भी थे। मगर जेपी को 1970 में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के लिए जाना जाता है। जेपी ने इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ खड़े होकर अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद विपक्ष को एकजुट करके इंदिरा गांधी को चुनाव में हार दी। भारत सरकार ने जेपी को 1998 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं हमारे सबसे खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे इसी महान शख्सियत के बारे में। समाज सेवक के साथ साथ मैग्सेसे जैसे पुरस्कारों से सम्मानित होने के बाद भी जेपी ने हमेशा देश के लिए कुछ अच्छा करने का ही ठाने रखा। 1957 में जेपी ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया था, मगर 1960 में एक बार फिर से वो राजनीति में सक्रिय हो गए। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हर्षुल दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूलरानी देवी था। वो अपने माता पिता की चौथी संतान थे। जब जयप्रकाश 9 साल के थे तो वो अपना गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। स्कूल में उन्हें सरस्वती, प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने भारत भारती, मैथिली शरण गुप्ता और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं को भी पढ़ा। इसके अलावा उन्हें भागवत गीता पढ़ने का भी अवसर मिला। 1920 में जब जयप्रकाश 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभावती देवी से करा दिया गया। विवाह के उपरांत जयप्रकाश अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, इसलिए प्रभावती को अपने साथ नहीं रखते थे और यही कारण था कि प्रभावती विवाह के उपरांत कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रहने लगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ाई के पश्चात सन 1922 में जयप्रकाश आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उन्होंने जनवरी 1923 में बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अमेरिका में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, रेस्टोरेंटों इत्यादि में काम किया। इसी दौरान उन्हें श्रमिक वर्ग की परेशानियों का ज्ञान हुआ और वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। इसके पश्चात उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की पर पीएचडी पूरी ना कर सके क्योंकि माताजी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। वाकई अपनी जिंदगी में जेपी ने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया, बल्कि वो अपने आप को हमेशा एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। अमेरिका में अपनी पढ़ाई के दौरान जिस तरह से उन्होंने अपना खर्चा उठाने के लिए खेतों, कंपनियों, रेस्टोरेंटों में काम किया, वो उनकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। साथ ही देश के लोगों को ये संदेश भी देता है कि किसी भी परिस्थिति में खुद को संभालना हमें आना चाहिए। मार्क्स के समाजवाद विचारधारा से प्रभावित होने वाले जेपी एमए करने के बाद अपनी पीएचडी की डिग्री को कंप्लीट नहीं कर सके, मगर जब वो अपनी माताजी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर वापस लौटे तो फिर देश की सेवा में तन मन से जुट गए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वतन वापसी के बाद जेपी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़े। जयप्रकाश नारायण जब 1929 में अमेरिका से लौटे तब स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। धीरे धीरे उनका संपर्क जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से हुआ और वो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी, नेहरू समेत अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी जेल गए तब उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन की दिशा बदली। ब्रिटिश सरकार ने अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नासिक जेल भेज दिया।
नासिक जेल में उनकी मुलाकात अच्युत पटवर्धन, M.R. मासानी, अशोक मेहता, M.H. दंतवाला और C.K. नारायण स्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन नेताओं के विचारों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया, तब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और ऐसे अभियान चलाए जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व रोका जा सके। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की कैद की सजा भी सुनाई गई। उन्होंने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेदों को सुलझाने का प्रयास भी किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। इस तरह से जेपी ने भारतीय स्वतंत्रता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे भी ज्यादा अहम बात तो ये है कि उन्होंने जिस तरह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पैदा हुए मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम किया, वो अपने आप भी काफी बड़ा प्रयास कहा जा सकता है। उन दिनों इन दोनों ही नेताओं के बीच आपस में काफी मतभेद चल रहे थे। स्थिति को भांपते हुए जेपी ने जिस तरह से पहल की, वो ये भी दर्शाता है कि वो इन दो महान नेताओं के बीच सुलह कराना चाहते थे। खैर, इसके बाद तमाम लोगों के अथक प्रयासों से देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद देश धीरे धीरे विकास के रास्ते पर चलने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब जेपी को लगा कि देश सही राह पर जा रहा है, इसलिए उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर दिया। मगर जल्द ही उनका इससे मोह भंग हो गया और यही वजह रही कि एक बार फिर से वो राजनीति में सक्रिय हो गए। इसके बाद तो उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ों को देखा जिसने उनका मन दुखा दिया। एक समय कांग्रेस के सहयोगी रहने वाले जेपी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जेपी को इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा? आइए आपको बताते हैं। आजादी के बाद कई सरकारों ने घोटाले और षड्यंत्र किए जिनसे देश और समाज का बहुत नुकसान हुआ। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी व्याप्त थी। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने आगे आकर युवाओं के माध्यम से जनता को एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं तभी दूर हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। उनके अहिंसावादी आंदोलन की सूरत को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें आजाद भारत के गांधी की उपाधि भी दी। जेपी आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे भारत में कब फैल गया, किसी को पता नहीं चला। जेपी एक जमाने में कांग्रेस के सहयोगी नेता थे, लेकिन आजादी के लगभग 2 दशक बाद आई इंदिरा गांधी सरकार के भ्रष्ट व अलोकतांत्रिक तरीकों ने उन्हें कांग्रेस और इंदिरा गांधी के विरोध में खड़ा कर दिया। इसी बीच सन 1975 में अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने विपक्ष को एकजुट कर उनके इस्तीफे की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया और जेपी समेत हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल हटाने का फैसला कर लिया। मार्च 1977 में चुनाव हुए और लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। वैसे आंदोलन के दौरान ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को काफी खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। मुंबई में जसलोक अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उनकी किडनी खराब हो गई है। इसके बाद उन्हें डायलिसिस दिया जाने लगा, मगर जयप्रकाश नारायण इस बीमारी से लड़ते लड़ते 8 अक्टूबर 1979 को समूची दुनिया को अलविदा कहकर चल दिए। जिस तरह से जेपी ने अपने मजबूत इरादों से इंदिरा गांधी सरकार को हिला कर रख दिया, ऐसा जज्बा देखने में अपने आप में एक मिसाल लगता है। जेपी ने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने के साथ ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए भी आंदोलन खड़ा कर दिया। उनके आंदोलन को देखते हुए तमाम लोगों ने उन्हें आधुनिक युग का गांधी भी कहना शुरू कर दिया था। भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ही आपातकाल लगा है, लेकिन उसका जिस तरह से जेपी और उनके साथियों ने विरोध किया, उसकी आज भी मिसाल पेश की जाती है। खैर, ये तो था इस सप्ताह का हमारा बड़ी हस्ती का ये विशेष कार्यक्रम। अगले सप्ताह ऐसी ही किसी महान शख्सियत को लेकर हम हो जाएंगे आपके सामने हाजिर, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।